हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जॉब इवैल्यूएशन के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा और उसका प्रोसेस देखा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। यानी कि हम जब जॉब को इवैल्यूएट करते हैं, उसकी वर्थ को पहचानते हैं, तो किन मेथड्स के ज़रिए हम ये कर सकते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में ये टॉपिक समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास बेसिकली जॉब इवैल्यूएशन करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स और एक को कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्वांटिटी यानी हम ऐसे मेजर्स का यूज़ करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव मेथड में हम क्वालिटी के बेसिस पर जजमेंट करते हैं कि कौन सी जॉब हमारी ज़्यादा वैल्यू वाली होगी और कौन सी कम वैल्यू वाली होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स या क्वालिटेटिव मेथड। इसके अंदर बेसिकली 2 मेथड्स आते हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें, रैंकिंग मेथड। रैंकिंग क्या होता है, रैंक देना। जैसे क्लास में होता है ना कि जिस बच्चे ने सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं उसको रैंक 1 देते हैं, उससे कम नंबर जिसके हैं उसको रैंक 2 देते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जॉब्स की रैंकिंग करते हैं। कैसे करते हैं आइए जानते हैं। अंडर दिस सिस्टम ऑल द जॉब्स आर अरेंज्ड और रैंक इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस फ्रॉम सिंपलेस्ट टू हार्डेस्ट। मतलब यहाँ पर हम जो रैंक करते हैं इसमें क्या करेंगे, जितने भी जॉब्स हमारे पास हैं उन सभी जॉब्स को हम अरेंज करते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस उनका बनाते हैं और वो सीक्वेंस कैसे होता है, सिंपल से हार्ड की तरफ जाते हैं। यानी जो जॉब सबसे ज़्यादा सिंपल है उसको सबसे नीचे रखते हैं, उससे हार्ड वाली जॉब को उसके ऊपर, उससे हार्ड वाली जॉब को उससे ऊपर रखा जाता है, और जो सबसे हार्ड जॉब होती है उसको सबसे ऊपर का रैंक दे दिया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जिसका रैंक सबसे ऊपर होगा सैलरी भी उसी की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल मेथड। अब बात करते हैं कि ये मेथड कब यूज़ किया जाता है, इसकी सुटेबिलिटी क्या है। इट इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल कंसर्न्स। जब कंपनी का साइज छोटा होता है, कुछ ही हमारे पास जॉब पोजीशंस होती हैं, तब ये मेथड यूज़ किया जाता है। Where each job can be compared with the other for determining rank। जब एक जॉब को दूसरी जॉब के साथ कंपेयर करना आसान होता है तब इस मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे कि एक पियून की जॉब को मैनेजर की जॉब से कंपेयर करना बहुत आसान है ना। नेक्स्ट आता है व्हेन रैपिड इवैल्यूएशन इज नीडेड। यानी जब आपको इवैल्यूएशन बहुत जल्दी करना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ज़्यादा तामझाम करने के लिए, तो आप सिंपल रैंक के बेसिस पर सैलरी डिसाइड करते हो। अब क्या मेरिट है इस मेथड के। फर्स्ट, इजी टू अंडरस्टैंड। देखो समझना तो बहुत आसान है ना, मैंने आपको समझाया, 1 मिनट में आपको समझ आ गया। दूसरा कि इट प्रोवाइड्स बेसिक्स हायरार्की। कंपनी में हायरार्की बन जाती है। हायरार्की क्या होता है, सीक्वेंस कि हार्ड सबसे ऊपर की कंडीशन पे कौन होगा, उससे नीचे कौन, उससे नीचे कौन, तो एक जॉब पोजीशंस बन जाती है। हायरार्की बनाना आसान है। कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ये बहुत ही सस्ता तरीका है, इसमें टाइम भी कम लगता है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन इसका डीमेरिट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता जाता है, बहुत सारी जॉब पोजीशंस हमारे पास आ जाती हैं। अब ऐसी कंडीशन में एक जॉब को दूसरे जॉब से कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर ये मेथड फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्जेक्टिविटी या बायसनेस, यानी इस मेथड में बायसनेस होती है। ठीक है, चांसेस हैं कि आपका जो रैंकिंग किया है आपने वो सही नहीं है। हो सकता है आपने जो जॉब सिंपल लेवल पे रखी है वो टफ हो, लेकिन आपने अपने हिसाब से चीज़ों को किया है तो उसमें बायसनेस तो होगी। नेक्स्ट आता है चांसेस ऑफ इनएक्यूरेट रैंकिंग, यानी हो सकता है आपने जो रैंकिंग दी है वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रैंकिंग मेथड खत्म होता है। अब आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटी वाली, मतलब सबसे नीचे वाली जो पोस्ट है उसको सबसे सिंपल माना गया है, उसके ऊपर उससे हार्ड, उसके ऊपर उसके हार्ड, और जो सबसे ऊपर पोस्ट आपको नज़र आ रही है वो सबसे हार्ड वाली पोस्ट है। अब हम रैंकिंग दे देंगे, जो टॉप पर है उसको रैंक 1 कर देंगे, उसके नीचे वाले को 2, 3, 4 इस तरीके से, और फिर उनकी सैलरीज डिसाइड हो जाएंगी। आई होप आपको ये मेथड तो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है जॉब ग्रेडिंग मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जॉब ग्रेडिंग, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर हम जॉब्स को ग्रेड में डिवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा है ना एग्जाम्स में, अगर आपको मार्क्स नहीं दिए जाते तो आपका एक ग्रेड हो जाता है, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, डी ग्रेड, है ना। और फिर ए ग्रेड में क्या होता है कि जितने भी 90 से ऊपर वाले, 85 से ऊपर वाले हैं उनको हम ए ग्रेड में रख देते हैं। फिर 70 से ऊपर वाले, 70 से 85 वाले बी ग्रेड में रख दिए जाते हैं। इसी तरीके से सी और डी इस तरीके से बना दिए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर जॉब्स की भी ग्रेडिंग हो जाती है। क्या करते हैं हम, डिफरेंट तरीके की जो जॉब्स हैं उनको एनालाइज करते हैं और जो जॉब्स सिमिलर नेचर की होती हैं उनका हम एक ग्रेड बना देते हैं। सिमिलर नेचर का मतलब क्या है कि अगर उनका डिफ़िकल्टी लेवल सेम है, एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करनी है वो सेम है, अथॉरिटीज़, वर्किंग आवर्स ये सब सेम है, तो उन सबको हम क्या करते हैं, एक उसका ग्रेड बना देते हैं और फिर उस ग्रेड के लिए हम सैलरी फिक्स कर देते हैं। जैसा गवर्नमेंट जो हमारे डिपार्टमेंट की जॉब्स होती हैं उसमें होता है ए ग्रेड ऑफिसर, बी ग्रेड ऑफिसर, सी ग्रेड की जॉब, ग्रुप डी की जॉब, है ना, सुना ही होगा आप सभी ने। वहाँ पे क्या होता है, ग्रुप डी में जितने भी हैं उन सबका पे स्केल एक हो जाता है, चाहे आपकी एक्टिविटी आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से ए ग्रेड वालों की अपनी सैलरी होती है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ हम ग्रेडिंग कर लेते हैं। सो अंडर दिस मेथड अ नंबर ऑफ प्रीडिटरमाइंड ग्रेड्स आर डिसाइडेड बाय द कमेटी। कमेटी बिठाई जाती है और वो पहले से ही डिसाइड करती है कि उनको कितने ग्रेड्स बनाने हैं और फिर वो हर जॉब को ग्रेड के अंदर असाइन करना शुरू करती है। और ये ग्रेडिंग किसके बेस पर होती है कि हमें जो काम करना है वो कैसा है। सिमिलर नेचर का काम होगा तो उसका अलग ग्रेड होगा, ठीक है। फिर सुटेबिलिटी, कब ये यूज किया जाता है, व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। अगर कंपनी का साइज बढ़ने लग रहा है, हमारे पास जॉब्स बहुत ज्यादा है, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द जॉब्स आर ऑफ सिमिलर नेचर। जब आपकी जॉब सिमिलर नेचर की होती है तब इसको यूज किया जाता है। मेरिट्स क्या है इसके, इट इज ईजी टू ऑपरेट। इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है क्योंकि हम क्या करते हैं, एक ग्रेड में अगर हमने 15 जॉब पोजीशंस रखी हैं तो उन सबकी सैलरी हमने एक रख ली। तो यहाँ पर क्या है कि जॉब डिसाइड करना या सैलरी डिसाइड करना ईजी हो जाता है। ईजी टू डिटरमाइन वेज स्ट्रक्चर, अगर उसको चलाना आसान है तो ऑब्वियसली उसमें सैलरी फिक्स करना भी आसान है। नेक्स्ट क्या है, मोस्टली यूज ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसका नुकसान क्या है, चांसेस ऑफ बायसनेस। यहाँ पर अभी भी बायसनेस के चांस है क्योंकि ये जो ग्रेड बना रहा है ये इन ह्यूमन बीइंग अपने ब्रेन से बना रहा है, अपने दिमाग को लगाकर। उसको जो जॉब टफ लग रही है वो उसको ए ग्रेड में डाल रहा है, जो जॉब उसको आसान लग रही है वो उसको डी ग्रेड में डाल रहा है। तो इस तरीके से बायसनेस के चांस अभी भी हैं। देन डिफिकल्ट टू प्रिपेयर जॉब शेड्यूल, जॉब शेड्यूल बनाना बहुत मुश्किल है। अब आप कहेंगे ये जॉब शेड्यूल क्या है, तो आप स्क्रीन पर देखिए, इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने शेड्यूल बना लिया कि एक जॉब है जिसमें वर्किंग आवर्स कम लग रहे हैं, उसमें स्किल ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें ज़्यादा मेंटल की और फिजिकली की जो हेल्थ है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ऐसी जॉब्स को एक ग्रेड में डाल देंगे। फिर दूसरी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि कोई जॉब्स हैं रिपेयरिंग क्लर्क वगैरह का काम कर रहे हो आप, तो उनका एक अलग से ग्रेड बना दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ग्रेडिंग सिस्टम किया जाता है, ठीक है जी। इस तरीके से हम ये जो शेड्यूल बना रहे हैं ना जॉब्स का, ये शेड्यूल बनाना बहुत मुश्किल है कि किस जॉब में क्या काम करना है, कैसे करना है, कितने वर्किंग आवर लगेंगे, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। अब हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स की बारी है। क्वांटिटेटिव में भी हमारे पास दो मेथड हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा पॉइंट सिस्टम। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट सिस्टम का मतलब यहाँ पर पॉइंट्स दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे, वो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। यहाँ पर क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो हम ये एनालाइज करते हैं कि कोई भी जो जॉब है ना उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर जैसा कि यहाँ लिखा है, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन ईच जॉब। हर जॉब में काम जो हम कर रहे हैं ना, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उस काम को करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकली फिटनेस हमारी कितनी है, देन आपके एजुकेशन लेवल, स्किल, आपके वर्किंग आवर, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप अपनी जॉब परफॉर्म कर पाते हैं। तो हम ये कुछ फैक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, द डिग्री ऑफ ईच फैक्टर इज ऑल्सो डिटरमाइंड। हर फैक्टर जो आपने ढूंढा है उस फैक्टर की एक डिग्री डिसाइड की जाती है कि ये वाला फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो उसके लिए आपको फिजिकली फिट होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन मेंटली, है ना। फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, तो ऐसी जॉब में उसकी डिग्री ज़्यादा है। और अगर आपका कोई क्लैरिकल का काम है तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, मेंटल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए,
तो यानी कि वहाँ उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उस जॉब में मेंटल स्किल्स, टेक्नोलॉजी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये चीज़ ज़्यादा डिग्री मांग रही है ना। तो यहाँ पर हम डिग्री डिसाइड करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, वेरियस फैक्टर्स आर असाइंड पॉइंट्स। अब जो आपने फैक्टर्स ढूंढे थे, उनकी डिग्री आपने ढूंढी थी, अब उनको आप पॉइंट्स देंगे और फिर उसके बेसिस पर आप रेटिंग करेंगे उनकी जॉब की, कि वो जॉब क्या रेट पर आ रही है और उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए। जैसे कि पॉइंट रेंज, हमने कुछ फैक्टर्स ढूंढे, उन फैक्टर्स को हमने पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, कि जैसे अगर 50 फैक्टर है किसी जॉब को करने के लिए, तो वो इस वाले जो स्लैब है उसमें आ जाएगा। अगर किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें 80 फैक्टर्स की ज़रूरत है, तो वो अभी भी इसी स्लैब में आ रहा है। अगर 120 फैक्टर्स की ज़रूरत है तो वो इस स्लैब में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पे स्केल डिसाइड करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो पर्सन इस वाले फैक्टर्स में आ रहे हैं उनकी पेमेंट इतनी होनी चाहिए, जो इस वाले स्लैब में आ रहे हैं उनकी पेमेंट इसके अंदर होनी चाहिए, और जो इस स्लैब में आ रहे हैं वो पेमेंट इतनी लेंगे। इसके बाद हम इनका ग्रेड डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि ये वाला ए ग्रेड में होगा पर्सन, ये वाला बी ग्रेड में होगा, ये वाला सी ग्रेड में होगा, या 1 2 3 हम इस तरीके से उनको नंबर्स दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका। अब आपको शायद ये लग रहा होगा कि सैलरी तो इनकी ज़्यादा है, तो फिर हमने इसको ग्रेड 1 क्यों किया हुआ है ना। आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पर जो है, ये रैंकिंग नहीं है, ध्यान रखना, ये 1 2 3 उनकी रैंक नहीं है कि रैंक 1 की जॉब है, रैंक 2 की नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने ग्रेड्स करे हैं, ठीक है जी। तो ये सिर्फ एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, ये कोई रैंकिंग नहीं है। आपका मेन काम है ये फैक्टर्स डिटरमाइन करना और उन फैक्टर्स की डिग्री देखना कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उस डिग्री के बेसिस पर आप उनको ये देखोगे कि वो किस स्लैब में आ रहा है, और फिर उस स्लैब के अकॉर्डिंग आप उनको सैलरी फिक्स कर देंगे, ठीक है जी। बात समझ आ गई। अब हम इस मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं। फर्स्ट मेरिट क्या है इसका, इट गिव्स न्यूमेरिकल बेसिस फॉर वेज डिफरेंशिएशन। मतलब वेजेस को डिसाइड करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्केलिंग करना और वेजेस डिसाइड करना आसान रहता है। वंस डिसाइडेड स्केल कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम। एक बार आपने स्केल डिसाइड कर लिया तो उसके बेसिस पर आप लंबे समय तक सैलरीज फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट, ह्यूमन बायस इज मिनिमाइज्ड। यहाँ पर ह्यूमन बायस मतलब जो हम पार्शियलिटी कर रहे थे या जो सब्जेक्टिविटी के चांसेस थे वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है डीमेरिट। कॉस्टली मेथड है ये। कॉस्टली क्यों है, क्योंकि आपको बहुत सारे जॉब्स को स्टडी करना पड़ेगा, उनके बेसिस पर फैक्टर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, फिर उन फैक्टर्स को उनके स्केल के अंदर, स्लैब के अंदर बनाना पड़ेगा। तो ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ फैक्टर्स एंड देयर डिग्री इज डिफिकल्ट। ऑब्वियसली क्या फैक्टर्स हमें लेने हैं और उनको क्या डिग्री देनी है, कौन से हाई डिग्री रखनी है, कौन से फैक्टर को लो डिग्री रखना है, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब हमारा लास्ट मेथड आता है जिसका नाम है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडर दिस सिस्टम द रिलेटिव रैंक ऑफ द जॉब इज इवैक्यूएटेड इन रिलेशन टू मॉनेटरी स्केल। मतलब जो फैक्टर्स हमने डिसाइड किए थे इस वाले मेथड में, वैसे ही यहाँ पर भी हम फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, मगर एक डिफरेंस है कि यहाँ फैक्टर्स को डिग्री नहीं दी जाती, यहाँ फैक्टर्स को नंबर्स दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं, और वो नंबर्स और जो पॉइंट्स होते हैं उनको मॉनेटरी टर्म में चेंज किया जाता है, यानी पैसे में उसको बदल दिया जाता है। कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। फिर सम की जॉब्स आर सिलेक्टेड एट फर्स्ट। पहले हम कुछ जॉब्स सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उनकी रैंकिंग करते हैं, और फिर उनके हम फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, और फिर उन फैक्टर्स को मॉनेटरी टर्म में चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सारा काम कैसे किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ कि कैसे ये मेथड काम करता है। ये हमने कुछ जॉब्स ली हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन की, वेल्डर, मैकेनिस्ट जो मशीन्स ठीक करता है, और एक लेबरर, ठीक है। अब हमने ये देखा कि ये हमने कुछ वेजेस फिक्स कर रखी हैं, ऐसे ही रैंडमली हमने वेजेस फिक्स की हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हैं हमारे कुछ फैक्टर्स, मतलब जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मेंटल रिक्वायरमेंट, कि मेंटली कितना स्ट्रांग होना चाहिए, नॉलेज कितनी होनी चाहिए, फिजिकली रिक्वायरमेंट यानी फिजिकल कितना स्ट्रांग होना चाहिए, जॉब से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं, वर्किंग कंडीशन मतलब जिस जगह वो काम कर रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, कैसे ख़राब माहौल में काम कर रहा है या अच्छे माहौल में काम कर रहा है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब हमने क्या देखा कि सपोज इलेक्ट्रिशियन की जॉब है तो उसमें मेंटल रिक्वायरमेंट। अब आप मुझे बताइए, ये 4 जॉब्स है, सबसे ज़्यादा मेंटल रिक्वायरमेंट कहाँ चाहिए, सबसे ज़्यादा नॉलेज और स्किल कहाँ चाहिए? ऑब्वियसली मैकेनिस्ट को चाहिए, मशीन्स ठीक करने वाले को। उसके बाद
सेकंड पोजीशन पे आता है इलेक्ट्रिशियन, थर्ड आता है वेल्डर, और लेबरर जिसको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड या स्किल्ड होने की ज़रूरत नहीं है तो उसको सबसे कम हमने वेटेज दी है, ठीक है। ये हम डिग्रीज दे रहे हैं उनको। अब फिजिकली रिक्वायरमेंट, फिजिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ चाहिए, लेबर को चाहिए, क्योंकि उन्हें घंटों तक खड़े होकर काम करना है, प्रोडक्शन करना है, इसलिए हमने सबसे ज़्यादा डिग्री उसको दे दी। इसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिस्ट, मैकेनिस्ट को भी तो फिजिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है ताकि नट बोल्ट टाइट कर सके, लूज कर सके, मशीन को ठीक कर सके, है ना। वेल्डर को उससे कम, और सबसे कम इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन में इतना ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, मैकेनिस्ट पर, क्योंकि अगर मशीन उसने ठीक से रिपेयर नहीं की तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, इसलिए हमने उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिशियन, इसके बाद आता है थर्ड वेल्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल्डर की उससे कम है, और लेबरर की तो सबसे कम है। भाई जितने घंटे काम करेगा, पैसे लेगा, दिहाड़ी लेगा, चला जाएगा, उसके ऊपर किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। काम नहीं करेगा तो सैलरी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं वर्किंग कंडीशन की, तो सबसे खराब कंडीशन में कौन काम करता है, हमारा लेबरर, है ना, इसलिए हमने उसको सबसे ज़्यादा डिग्री दी है। फिर उससे कम खराब मैकेनिस्ट के लिए होता है, वेल्डर के लिए उससे कम, सॉरी जो इलेक्ट्रिशियन है उससे कम वर्किंग कंडीशन, मतलब ठीक चल रही है ये, सॉरी कम नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई। सबसे खराब कंडीशन लेबरर की है, उससे अच्छी कंडीशन मैकेनिस्ट की होती है, उससे अच्छी कंडीशन हमारे इलेक्ट्रिशियन की होती है क्योंकि ऑफिसेज में काम कर रहा है वो तो, और जो हमारी वेल्डर है वो होते हैं, मतलब सबसे खराब पोजीशन इसकी है। तो हमने उसके बेसिस पर उनको रैंकिंग कर दिया या उनको डिग्रीज दे दी। अब क्या करना है हमें, हमने ये फैक्टर्स को डिग्रीज दी है, अब हम इनको रैंक्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेंटल रिक्वायरमेंट है आप उसे रैंक 1 कर दो, ठीक है, इसको रैंक 2 कर दो, रैंक 3 कर दो, रैंक 4 कर दो। इसी तरीके से यहाँ पर आप रैंकिंग कर सकते हो, रैंक 1, रैंक 2, 3, 4, ठीक है ना। इसी तरह इसकी रैंकिंग करेंगे आप, रैंक 1, 2, 3 एंड 4 लाइक दिस, इसका भी ऐसे कर लोगे आप। अब आपको क्या करना है, आपने इनको ना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते ही आपकी सैलरी आ जाएगी। मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, इन दोनों को, मतलब 80 मल्टीप्लाई बाय 20, 75 मल्टीप्लाई बाय 15, 70 मल्टीप्लाई बाय 30, 60 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरीके से आप इनकी सैलरीज बना लोगे, ठीक है ना। ये इस तरीके से इनकी वेजेस बन गई मल्टीप्लाई करके, और ये इसके बेसिस पर इनकी रैंकिंग भी बन गई, ठीक है। हम इस वाली को सबसे ऊपर रख सकते हैं मेंटल रिक्वायरमेंट में, इसकी रैंक सबसे 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 10, 75 मल्टीप्लाई बाय 20, 70 मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से इसकी रैंकिंग भी हो गई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ रैंकिंग वाला मेथड भी यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर जो हमने पॉइंट सिस्टम यूज़ किया था इससे पहले वो भी आ रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप कर लेंगे और यहाँ पर भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। अब आपने इन चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर करके वैल्यूज़ निकाल ली है। अब आप क्या करेंगे, उनका एडिशन कर देंगे तो आपको टोटल सैलरी मिल जाएगी। कैसे एडिशन करेंगे, जैसे अगर मुझे इलेक्ट्रिशियन की सैलरी निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं 80 मल्टीप्लाई बाय 20 करके देखूँगी कितना बन रहा है जी, 8 2 जा 1600 बन गया, प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है ना, ये कितना हो गया 800, फिर 80 मल्टीप्लाई बाय 20, 8 2 जा 16, अगेन 1600, एंड 80 मल्टीप्लाई बाय 15, जो भी आएगा यहाँ लिखेंगे आप, और इन सबको ऐड कर दोगे तो इस पर्सन की सैलरी आ जाएगी। ठीक है जी, तो समझ आ गया कैसे हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स की। ये बहुत सिस्टमैटिक मेथड है और सबसे लेस बाइज्ड है, मतलब यहाँ सब्जेक्टिविटी के चांसेस सबसे कम है क्योंकि यहाँ पॉइंट और रैंकिंग दोनों का यूज़ किया जा रहा है, साथ ही साथ फैक्टर कंपैरिजन भी किया जा रहा है, तो ये बहुत सिस्टमैटिक तरीका है। सेकंड, इट कैन बी इजीली एक्सप्लेन टू एम्प्लॉयज़ को समझाना भी बहुत आसान है। उन्हें बता दिया जाता है कि भाई देख तेरे यहाँ मेंटल रिक्वायरमेंट कम लगती है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, इसलिए भाई तेरी सैलरी कम है, ठीक है। या अगर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहना है, स्किल्ड चाहिए, तो भाई इसीलिए तेरी सैलरी ज़्यादा है, तो उनको समझाना आसान होता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। सेकंड, एक्सपेंसिव मेथड, ये बहुत खर्चीला मेथड है क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स स्टडी करने हैं, फिर उनको रैंकिंग देनी है, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, इतना सारा स्टैट्स लगाना है, तो ये मेथड एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए ये स्मॉल कंसर्न जो होती है ना, यानी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस
जिनका साइज कम है, जिनके प्रॉफिट्स कम है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ये मेथड अफोर्ड नहीं कर पाती। तो इसके साथ ही हमारे ये मेथड्स सारे हो गए हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।